इस वीडियो में आज अपन बात करेंगे कि स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ क्या होता है। ध्यान से देखें, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ ये क्या चीज़ होती है, इसके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, प्रीवियस वीडियो में अपन ने देखा था कि किस तरीके से रेडिएशन मेथड के थ्रू जो हीट होती है वो हायर टेम्परेचर पॉइंट से लोअर टेम्परेचर पॉइंट पे पहुंचती है। इसी से बिलोंग करता है स्टीफन और बोल्ट्जमान का दिया हुआ एक लॉ। ध्यान से देखें, लेट अस सपोज फिर से हमने बोला कि हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो T है और इसके साइड में यहाँ पर इसके आउटसाइड में जो है जिसको अपन सराउंडिंग बोलेंगे, ये सराउंडिंग है और इसका टेम्परेचर Ts मान लिया। बॉडी का टेम्परेचर T और सराउंडिंग का टेम्परेचर Ts है और मैंने मान लिया कि T ग्रेटर देन Ts है, यानी कि जो बॉडी का टेम्परेचर है T वो ज़्यादा है, यानी कि दैट बॉडी इज़ कॉल्ड हॉट बॉडी। ये हमारे पास हॉट बॉडी है T टेम्परेचर की और ये हमारे पास सराउंडिंग है Ts टेम्परेचर का। तो नो डाउट क्या होगा, हॉट बॉडी है, इसके अंदर जो चार्ज है वो टेम्परेचर ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेट करेंगे। एक्सेलरेटिंग चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाएगा, रेडिएशन बनाएगा और रेडिएशन के थ्रू वो हायर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट पहुंचेगी। ये प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, इधर भी जाएगी, चारों डायरेक्शन में जाएगी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है यानी कि रेडिएशन है और रेडिएशन एनर्जी कैरी करती है। तो जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर कैसे जा रही है, रेडिएशन के थ्रू जा रही है। दे आर कैरिंग एनर्जी और इनके थ्रू तो यहाँ से रेडिएशन निकल रहा है और उनके पास एनर्जी है, यानी कि एनर्जी जो जा रहा है, रेडिएशन जो है वो एनर्जी लेके जा रहा है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। तो ये रेडिएशन था। अच्छा, स्टीफन बोल्ट्जमान का क्या मानना था कि जो हॉट बॉडी है जहाँ से रेडिएशंस बाहर आ रही है, यानी कि जो हीट एनर्जी है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जा रही है रेडिएशन के थ्रू, तो उनका ये मानना था कि यहाँ पर जो हीट रेडिएट हो रही है यानी कि रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड dQ/dt, ध्यान से समझना, dQ/dt का मतलब क्या हो गया, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड। आर हटा देता हूँ, वैसे जनरली dQ/dt का मतलब हो गया एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड, यानी कि रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी कि एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड, एक सेकेंड में जितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है, बाहर जा रही है दिस हॉट बॉडी टू लोअर टेम्परेचर दैट इज सराउंडिंग। तो उनका ये मानना था, स्टीफन बोल्ट्जमान का ये बोलना था कि ये जो हीट एनर्जी रेडिएट हो रही है पर सेकेंड, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस बॉडी की एमिसिविटी। ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया दैट इज एक्सपोज्ड एरिया और इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4 माइनस टेम्परेचर की पावर 4 किसका, सराउंडिंग का। ध्यान से देखें क्या बोला कि एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड, एक सेकेंड में जो एनर्जी रेडिएट हो गई, स्टीफन बोल्ट्जमान के अकॉर्डिंग इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एमिसिविटी ऑफ द बॉडी, एक्सपोज्ड एरिया ऑफ द बॉडी एंड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी की पावर 4 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग की पावर 4, इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को यहाँ से हटाऊँ तो जो हीट रेडिएटेड हो रही है या फिर एनर्जी रेडिएटेड हो रही है पर सेकंड, उसका फॉर्मूला हो जाएगा, डायरेक्टली की जगह इक्वल के साथ एक कांस्टेंट आएगा सिग्मा, तो फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा EA T की पावर 4 माइनस TS की पावर 4। दिस लॉ इज कॉल्ड एज स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ और यहाँ पर ये जो कांस्टेंट आया इसको बोलते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट। स्टीफन्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 5.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 SI सिस्टम में। यूनिट अपने आप बना लेंगे ओके, -8 ये हमारे पास है। तो आई होप कि स्टीफन बोल्ट्जमान ने क्या बोला आपको समझ में आया होगा कि जो एनर्जी रेडिएटेड हो रही है रेडिएशन की फॉर्मेट में पर सेकंड वो कितनी होती है, वो इतनी होती है। अब इसके स्पेशल केसेस के बारे में चर्चा करेंगे अपन कि इसका जो पहला स्पेशल केस है वो ये है कि मान लो कि जो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी है इट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर इन कंपेरिजन टू टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, यानी कहने का मतलब ये टेम्परेचर बॉडी का जो है वो बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग।
अगर ऐसा बनता है तो उस कंडीशन में हमें पता है दिस लॉ विल बी मॉडिफाइड, और इसको अपन क्या लिखेंगे उस कंडीशन में, सर dq/dt इज सिग्मा ई ए टी की पावर 4 बन जाएगा बिकॉज इट्स वेरी वेरी लेस। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। और मोस्टली मैं आपको बताता हूँ कि जो न्यूमेरिकल बनते हैं उसमें टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग गिवन होता ही नहीं है। इस तरीके के फॉर्मेट के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग गिवन नहीं है। और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग गिवन नहीं है, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यही है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर काफ़ी कम है विथ रेस्पेक्ट टू द बॉडी। जैसे मान लो सन है, अब सन के रेस्पेक्ट में सराउंडिंग का क्या टेम्परेचर बताएंगे अपन, तो उस कंडीशन में टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग नॉट गिवन होगा। तो उससे हमें आइडेंटिफाई हो गया कि टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज वेरी लेस इन कंपेरिजन टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, दैट्स वाई इट इज़ नॉट मेंशन। तो ओवरऑल टेम्परेचर बॉडी का दे रखा है, यानी कि अपन को ये यूज़ करना है, ये नेग्लिजिबल हो गया, ये हट जाएगा, तो ओवरऑल ये फॉर्मूला काम में आएगा। मोस्टली ये फॉर्मूला काम में आता है। तो ये चीज़ें आप याद रखें कि सर सराउंडिंग का टेम्परेचर अपन को गिवन नहीं है तो क्या करें, गिवन है तो क्या करें। अगर गिवन है तो ये लगाएं फॉर्मूला, और नॉट गिवन है इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी वैल्यू बहुत कम है इसलिए दिया ही नहीं है, नेग्लिजिबल था। और अगर नेग्लिजिबल है तो ये वैल्यू ज़्यादा होगी, ये कम होगी, तो इसको लिखने का मतलब नहीं है, यानी कि ये फॉर्मूला लगाना है। केस नंबर 1। केस नंबर 2 इसका जस्ट अपोजिट। मान लेते हैं कि बॉडी जो है उसका टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर देन है किससे, सराउंडिंग के टेम्परेचर से, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, नो डाउट, बट इट इज़ नॉट सो मच, बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है। पहला केस क्या था कि टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बहुत ज़्यादा है सराउंडिंग से, तो सराउंडिंग नेग्लिजिबल हो गया, हट गया, एग्जामिनर ने दिया ही नहीं, और दिया तो बहुत कम दिया तो देगा ही नहीं वो। तो टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तो उसने दिया ही नहीं दिया। इसका मतलब क्या हो गया, तो हमें भी पता है कि अगर ये नेग्लिजिबल होगा, ये बहुत कम होगा, तो ये T4 बन जाएगा, यानी कि ये फॉर्मूला लगाना है, सराउंडिंग है ही नहीं। दूसरा क्या दिया कि टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ज़्यादा तो है लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, यानी कि वेरी लेस डिफरेंस, यानी कि हम बोल सकते हैं कि T जो है दैट इज इक्वल टू Ts प्लस डेल्टा T, दैट्स ऑल। यानी कि टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, बट कितना सा, थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है डेल्टा T, ठीक है। इस कंडीशन में क्या करेंगे तो समझना जरा ध्यान से। इस कंडीशन में हमारे पास जो फॉर्मूला आया था dq/dt इज सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस Ts की पावर 4, ये फॉर्मूला था अपना। ये कौन सा फॉर्मूला था, स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ, जिसका अप्रोक्सीमेट अपन ने लिया था कि अगर ये ज़्यादा है और ये कम है, तो कम है तो नेग्लिजिबल है, तो ये बन गया। अब देखना इसमें क्या चेंजेस करने वाला हूँ। केस नंबर 2 के लिए ये फॉर्मूला कैसे अपडेट होता है, केस नंबर 1 के लिए फॉर्मूला कैसे अपडेट हुआ, सर ये बहुत कम था, हट गया। केस नंबर 2 के लिए देखो, सिग्मा ई ए टी की पावर 4 माइनस Ts की पावर 4, तो T की पावर 4 क्या हो जाएगा, Ts प्लस डेल्टा T, Ts प्लस डेल्टा T की पावर 4 माइनस Ts की पावर 4, बहुत बढ़िया। इसके बाद में सिग्मा ई ए, और यहाँ से आप क्या करो, Ts की पावर 4 कॉमन ले लो, Ts की पावर 4 कॉमन लेंगे भैया तो अंदर बचेगा 1 प्लस डेल्टा T बाई Ts की पावर 4 माइनस 1। ऑब्वियसली ध्यान से देखें तो यहाँ पर लग जाएगा कि सिग्मा ई ए Ts की पावर 4, और यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि 1 प्लस एक्स की पावर n, बाइनोमियल थ्योरम, तो अगर ध्यान से देखें तो बाइनोमियल थ्योरम बोलती है कि 1 प्लस एक्स टू दी पावर n को आप लिख सकते हो 1 प्लस nx, लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, x मस्ट बी वेरी वेरी लेस देन 1 होना चाहिए। तो चेक करते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n बन रहा है, और ये जो x बन रहा है तो इसमें Ts क्या है, डेल्टा T, डेल्टा T तो बहुत कम है, और Ts क्या है, ज़्यादा है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी, यानी कि x इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। फिर से 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस nx बन सकता है, कब, जब x बहुत कम हो 1 से, तो क्या ये लेस देन 1 है, तो डेल्टा T की वैल्यू क्या है, बहुत कम, और Ts क्या है उसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा, तो यहाँ वाली वैल्यू बहुत कम आएगी, यानी कि x इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, तो इसको मैं 1 प्लस nx लिख सकता हूँ।
यहाँ मैंने लिखा 1 + n, n कितना है 4 और x कितना है डेल्टा t/ts -1, 1 - 1 0 हो चुका है। हमारे पास क्या बना सिग्मा ई ए, ts से एक ts कैंसिल आउट हो गया, ts⁻³ और ये वैसे कैंसिल आउट हो गए थे और यहाँ पर आ गया 4 और डेल्टा t यहाँ आ गया। ये हमारे पास बना भैया dq/dt। ध्यान से देखना इस चीज़ को, ये हमारे पास बना dq/dt। तो जो स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ है उसके दो केस देखे। अगर बॉडी का टेम्परेचर वेरी हाई है उस कंडीशन में टीएस हट जाएगा और न्यूमेरिकल पोर्शन में जब भी आएगा तो टीएस गिवन ही नहीं होगा जब ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो टीएस ऑलरेडी गिवन नहीं है। अभी मैं 2 न्यूमेरिकल करवाऊंगा, इस पे करवाऊंगा और एक अभी जो फॉर्मूला और बनेगा उस पे करवाऊंगा। तो इसमें तो क्या हो जाएगा टीएस गिवन ही नहीं होगा। तो अपने समझ में आ गया कि नेग्लिजिबल था, हट गया। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो टीएस है वो टी से छोटा है लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कि टी जो है वो टीएस से बड़ा है लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कि हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो क्या होगा, तो ये अप्रोक्सीमेट मेथड बनेगा और यहाँ पहुँचेंगे। अगर ध्यान से देखें तो इस डी क्यू को मैं लिख सकता हूँ एम सी डेल्टा टी। तो यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ इसको एम सी डेल्टा टी बटा डी टी इज इक्वल टू 4 सिग्मा ई ए ts⁻³ डेल्टा टी। मैं आपको बता रहा था कि केस नंबर 1 से जो फॉर्मूला अपडेट हुआ वो ये हुआ, केस नंबर 2 से जो फॉर्मूला अपडेट हुआ वो ये हुआ। इतनी चीज़ मैं बता चुका हूँ कि केस नंबर 1 में ये हट जाएगा, केस नंबर 2 में ये हटेगा नहीं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोनों अपडेटेड फॉर्मूले आ चुके हैं। इस अपडेटेड फॉर्मूले को फर्दर हमने लिखा ये। तो इस एम सी को मैं अगर नीचे लेके जाऊँ इधर, ये एम और ये सी नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर dt/dt। ध्यान से देखो, dt इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी, dt इज़ द टाइम। ये dt टाइम के लिए है, ये dt चेंज इन टेम्परेचर के लिए बॉडी का। और ये जो डेल्टा टी है, अब देखो डेल्टा टी और dt दोनों आ रहे हैं। ये dt क्या है और ये डेल्टा टी क्या है। ये डेल्टा टी तो है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, और ये dt जो है ये टेम्परेचर डिफरेंस है बॉडी का खुद का। ये इटसेल्फ और ये बॉडी ये इटसेल्फ और ये बॉडी का सराउंडिंग के साथ टेम्परेचर डिफरेंस। अच्छी चीज़ है समझने के लिए। डेल्टा टी तो हो गया टेम्परेचर सराउंडिंग और इसके लिए डिफरेंस बॉडी के लिए, और dt हो गया खुद का खुद के साथ। ध्यान से देखो तो 4 कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, एमिसिविटी कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है और स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है। सब कुछ कांस्टेंट है, लेकिन डेल्टा टी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो ये सारी क्वांटिटीज एक कांस्टेंट बन गया हमारे पास। इसको एक सिंगल कांस्टेंट बना दो k, तो ये हमारे पास आएगा dt/dt इज इक्वल टू k डेल्टा t, एंड दिस लॉ इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, एंड दिस इज रेट ऑफ कूलिंग। ये जो dt/dt आया ये है रेट ऑफ कूलिंग। क्या है ये, दिस इज रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग, और दिस लॉ इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। आई होप को आपको लगा होगा कि आज का ये जो लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट था समझने के लिए। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो क्या क्या आज अपन ने पढ़ा। सर स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ क्या होता है, सर उसके स्पेशल केसेस क्या होते हैं, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग बहुत कम है तो कैसे हट जाएगा, न्यूमेरिकल में गिवन क्यों नहीं होगा। बार बार इस चीज़ को मैंने इस वीडियो में बोला है। और अगर टेम्परेचर मान लो कि ज़्यादा तो है बॉडी का लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो किस तरीके से अप्रोक्सीमेट मेथड बनेगा और उससे फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कैसे बनेगा। ठीक है, अब दोनों पे अपन एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद में आज की वीडियो को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस पर और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये इरेज करता हूँ, के लिए फॉर्मूला रखता हूँ। ध्यान से देखो, मान लो कि आपको ये गिवन है। अच्छा, क्या गिवन है, देखो जरा ध्यान से, कि मान लो कि आपको बोल दिया कि एक स्फेरिकल बॉडी है, इस स्फेरिकल बॉडी की रेडियस दे दी मान लो आपको 1 मीटर, कुछ भी दे सकता है, 1 मीटर ले ली, और इसके बाद में इसकी एमिसिविटी जो है वो दे दी मान लो 0.8, कितना दे दिया 0.8,
उसके बाद में बोल दिया कि ये जो एनर्जी यहाँ से रिलीज कर रहा है उसकी वैल्यू है मान लो 450 वॉट, एनर्जी रेडिएट कर रहा है 450 वॉट। ओके, और आपको पूछ लिया मान लो, और इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो दे दिया 500 केल्विन। कितना दे दिया? 500 केल्विन। आपको बोला व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, ये पूछ लिया। मुझे अच्छी तरीके से पता है, मुझे यहाँ से समझ में आया कि हीट रेडिएटेड जो है वो है 450 वॉट। वॉट का मतलब क्या हो गया? जूल पर सेकेंड, यानी कि dQ/dt। dQ इज क्या है? एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रेडिएटेड, यानी कि एनर्जी का मतलब जूल, और dt क्या है? टाइम, जूल पर सेकेंड। मैंने यहाँ से डेटा उठाया कि 450 वोट का मतलब क्या हो गया? जूल पर सेकेंड हो गया, यानी कि 450 जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड क्या होगा? तो dQ/dt यहाँ से देखूँ तो 450 जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड यही तो हो गया कि ये हीट रेडिएटेड, हीट मतलब एनर्जी, और वर्क और एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल, और टाइम। तो ये एक्चुअली में क्या दे रखा है? जूल पर सेकेंड का मतलब dQ/dt दे रखा है। तो मैंने यहाँ देखा कि सर dQ/dt गिवन है आपको, तो मैंने dQ/dt लगा डाला। तो dQ/dt का फॉर्मूला क्या था? अकॉर्डिंग टू स्टीफन बोल्ट्जमान, सिग्मा ई ए टी टू दी पावर 4, सिग्मा ई ए टी टू दी पावर 4। अब और आपको बोल दिया टीएस की पावर 4। अच्छा, सराउंडिंग का टेम्परेचर छोड़ दो, मान लो ये टेम्परेचर नहीं गिवन है, और आपको बोल दिया कि टेम्परेचर ऑफ द बॉडी फाइंड आउट करो। मैंने ये डेटा दे दिया था, ये मैंने पूछ लिया, होगा यही, या तो ये आपको गिवन होगा तो ये पूछ लेगा, या फिर ये आपको गिवन होगा तो ये पूछ लेगा। मैंने दोनों डेटा दे दिए थे, चेंज कर दिया मैंने। सराउंडिंग वाला न्यूमेरिकल वहाँ बनेगा, वो बाद में बताऊंगा। ये था स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ का, जो न्यूमेरिकल रियल में आता है वो। क्या आपको ऐसा दे रखा होगा, या तो आपको पावर दे दी होगी, यानी कि dQ/dt दे दिया होगा, और ये पूछेगा, तो हमने ये यूज़ किया। अब मुझे पता है कि भाई dQ/dt का फॉर्मूला होता है सिग्मा ई ए टी टू दी पावर 4। अब कौन सा लगाऊंगा? टी टू दी पावर 4 लगाऊंगा, या टी टू दी पावर 4 माइनस टीएस की पावर 4 लगाऊंगा? तो सराउंडिंग का टेम्परेचर दे ही नहीं रखा है, कोई डिस्कशन नहीं है, इसका मतलब वो तो लगेगा ही नहीं, तो ये लगेगा। यहाँ वैल्यूज पुट कर देना अपन। ये अपन को दे रखा है 450, यहाँ पर मैंने लिखा 450। सिग्मा की वैल्यू 5.67 इंटू 10 टू दी पावर -8, मल्टीप्लाई एमिसिविटी दे रखी है 0.8, मल्टीप्लाई एरिया हो जाएगा स्क्वायर का 4πr²। आर की वैल्यू 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, और टी टू दी पावर 4 ये अपन को कैलकुलेट करना है। यहाँ से सॉल्व करेंगे, इस पूरी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे, टी टू दी पावर 4 है, उसका 1/4 निकालेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका करेक्ट आंसर होगा। पहला ऑप्शन, पहला टाइप। दूसरे टाइप में मान लो कि जैसे मैंने यहाँ लिखा ये 500 केल्विन है, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। और अब इस बार आपसे पूछ लिया कि dQ/dt क्या होगा, तो वही dQ/dt वी हैव टू फाइंड आउट। सिग्मा की वैल्यू हो गई, ई की वैल्यू हो गई, एरिया की वैल्यू हो गई, टी टू दी पावर 4। टी टू दी पावर 4 कितना है? 500 टू दी पावर 4, और 500 की पावर 4 कितनी हो जाएगी? तो 5 का 4 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज 625। आई होप, हाँ 625। और 10 टू दी पावर 2 का 4 हो जाएगा 10 टू दी पावर 8। 8 माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो dQ/dt रहेगा, जूल पर सेकंड में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा स्टीफन बोल्ट्जमान का ये वाला जो लॉ है ये किस तरीके से काम में आ रहा है, और सराउंडिंग का कोई मेंशन नहीं था। अब इसके बाद में इस पे बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे। इसको फिर से रीज करता हूँ, और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बताता है वो देखें ज़रा। ओके, मान लो फिर से एक बॉडी है, और उस बॉडी के बारे में बोल रखा है कि इस बॉडी को एक सराउंडिंग में रखा जिसका टेम्परेचर है मान लो 20 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 20 डिग्री। तो ये सराउंडिंग का टेम्परेचर हो गया, इट मीन्स ये टीएस हो गया। और बॉडी का जो टेम्परेचर है, तो आपको बोला गया है कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस था। कितना था? 40 डिग्री सेल्सियस। आपको ये बोला कि बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तो उसमें टाइम लग रहा है 5 मिनट। तो बताओ कि नेक्स्ट बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से अगर, या फिर इसको कर लो 10 कर दो इसको, फिर 30 डिग्री सेल्सियस से अगर ये 20 डिग्री सेल्सियस हो जाए,
तो नेक्स्ट टाइम कितना लगेगा। फिर से न्यूमेरिकल पे फोकस करें। क्या बोल रखा है कि एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री से 30 में टाइम लेता है 5 मिनट, तो 30 से 20 में कितना टाइम लेगा, जो कि एक सराउंडिंग में रखी हुई जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। ऐसा आपको गिवन है। तो मुझे पता चल गया कि सर ये बात चल रही है 40 से 30 यानी कि कूल हो रहा है, दैट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आई विल फॉलो। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमारे पास क्या है, दैट इज़ dt बाई dt इज़ k डेल्टा t। ये हमारे पास है। इसको मैं 2 बार लगाऊंगा, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन के लिए। ये हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन के लिए, दिस इज फर्स्ट, फिर लगाऊंगा वापस dt बाई dt इज k डेल्टा t। ये सेकंड कंडीशन के लिए, सेकंड के लिए, सेकंड के लिए। ध्यान से देखें, k से k कैंसिल आउट हो गया, छोड़ो। अब देखें dt क्या हो गया, dt इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी इटसेल्फ। अभी बताया था dt इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी इटसेल्फ। तो कितना हो गया, 40 से 30 हो गया, तो आंसर आया 10। तो इसकी वैल्यू मैंने यहाँ लिखी 10। डिवाइड बाई टाइम कितना लगा, 5 मिनट। उसके बाद में ये उल्टा हो जाएगा, dt2 ये अपन को निकालना है। dt2 यानी कहने का मतलब चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इटसेल्फ नेक्स्ट टाइम कितना हुआ, अगेन 10। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई। ओके, इसके बाद में आगे सोल्व करते हैं इसको। इज इक्वल्स टू, ये आ गया। फिर इधर आते हैं डेल्टा T1। डेल्टा T1 क्या है, डेल्टा T इज द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड द सराउंडिंग। तो बॉडी और सराउंडिंग में कितना डिफरेंस है, तो बॉडी कितना है 40 और 30, सराउंडिंग कितना है 10। समझना जरा। अब यहाँ से पता चल रहा है सर डेल्टा T इज T माइनस TS, तो T इज़ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो टेम्परेचर क्या लें, 40 लें कि 30 लें, तो आंसर है एवरेज ले लो। तो 40 और 30 कितना हो गया, 70। 70 का एवरेज कितना हो जाएगा, 35। तो यहाँ लेंगे 35 माइनस TS, T माइनस TS। तो TS कितना है हमारे पास 10 डिवाइड बाई, फिर आ जाएगा कहाँ गया डेल्टा T। तो डेल्टा T क्या है, दैट इज़ द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग, T माइनस TS। तो T कितना है 30 या 20 एवरेज, तो 50 हो गया, 25 माइनस 10। सॉल्व करते हैं, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। dt2 हमारे पास आया, ये हमारे पास बना 25, ये हमारे पास बना 15 और ये 5 इधर चला जाएगा, ये हमारे पास आएगा दैट इज़ 3 टाइम्स और आंसर आएगा 25/3 सेकेंड, सॉरी मिनट में चल रहा था, ये 5 मिनट था, यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा। तो मिनट, और इसको अप्रोक्सीमेट अपन बोल सकते हैं 8 मिनट अप्रोक्सीमेटली। आई होप कि न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करता हूँ। अगर इस तरीके कोई भी वीडियो अगर आपको वापस पढ़ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।